वेलकम बच्चों, टीम अपस्कोर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं अपस्कोर टीम की तरफ से आपका केमिस्ट्री एक्सपर्ट डॉक्टर आदित्य पांडे। अभी हमारा जो डार्ट का टेस्ट हुआ है उसमें केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं और जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, उनके सॉल्यूशन को लेकर के मैं आपसे कुछ डिस्कशन करने वाला हूं। आइए हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन देखते हैं उनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है और एक सही तरीका क्या हो सकता है जिसके थ्रू हम उस क्वेश्चन को डील करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कैटायनिक पार्ट ऑफ सॉलिड HCF5 HCF6। अब हमें इसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, HCF6 का जो भी हाइब्रिडाइजेशन आता है वो वही यहाँ पर लिख देते हैं। होता क्या है बेटा, जो सॉलिड हमारा HCF6 होता है ये आयनाइज होता है और इसका दो पार्ट बनता है, एक कैटायनिक पार्ट बनता है और इसका एक एनायनिक पार्ट बनता है। इसका जो एनायनिक पार्ट होता है वो होता है F- और इसका जो कैटायनिक पार्ट होता है वो होता है HCF5+। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैटायनिक पार्ट का हाइब्रिडाइजेशन हमें फाइंड आउट करना है। ऐसे में आप सब जानते हैं ज़ेनॉन कौन से ग्रुप का है, ग्रुप 18 का या 0 ग्रुप का आप बोल सकते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें, 8 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैंने बैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बना दिए। 5 फ्लोरीन जोड़ने हैं हमें और एक फ्लोरीन एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है ना। फ्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, तो 1 2 3 4 और 5 है ना। ऐसे हमने 5 फ्लोरीन यहाँ पर जोड़ दिए है ना बेटा। अब यहाँ पर अपने पास क्या है, प्लस चार्ज लगा हुआ है। प्लस चार्ज का मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब हमारे पास क्या बचा, 1 2 3 4 5 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर और 5 + 1 = 6। n की वैल्यू आ गई 6, तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2। तो ये यहाँ पर HCF6 सॉलिड HCF6 में कैटायनिक पार्ट का हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3d2। ओके, अब एक पॉइंट आता है, जैसे मान लो कि इसका तो आपको आंसर आ गया। एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमें याद रखना है सॉलिड PCl5 का, है ना। तो सॉलिड PCl5 का एग्जांपल अगर हम आपको बताने की कोशिश करें तो सॉलिड PCl5 जो होता है ये भी बेटा आयनिक फॉर्म में होता है और ये डाइमराइज हो जाता है, ये एक डाइमर बना लेता है। डाइमर मतलब क्या होता है, 2 PCl5 जुड़ करके सॉलिड स्टेट में होते हैं। ये जो डाइमर PCl5 होता है इसका जो कैटायनिक और एनायनिक पार्ट होता है वो कुछ यूं होता है, PCl6- एंड PCl4+। यहाँ पर भी इनके हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हमें इनका भी तैयार रखना है ना। अगर जैसे यहाँ पर PCl6- का निकालेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर यहाँ पर sp3d2 और PCl4 का निकालेंगे तो आ जाएगा sp3। और कई बार ये एग्जाम में आ चुका है कि सॉलिड PCl5 में कैटायनिक पार्ट का एंड एनायनिक पार्ट का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो ये आप आसानी से यहाँ से कर सकते हैं। तो 2 मैंने क्वेश्चन आपको यहाँ पे तैयार करा दिए। ऐसे कई सारे कंपाउंड्स होते हैं जो सॉलिड स्टेट में अपनी अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन रखते हैं, कैटायनिक पार्ट का अलग, एनायनिक पार्ट का अलग। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अमंग द गिवन आयंस द लीस्ट मोबाइल आयन इज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, है ना, समझने के लिए। ये हमारे डार्ट टेस्ट नंबर 5 क्वेश्चन 89 है। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास कुछ जो लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड बेरिलियम दिए गए हैं, एलिमेंट्स दिए गए हैं, पहले मैंने लिख लेता हूँ। इसमें लिथियम एंड सोडियम ये दोनों हैं फर्स्ट ए ग्रुप के, जबकि हमारे पास बेरिलियम एंड मैग्नीशियम ये दोनों हैं सेकेंड ए ग्रुप के, है ना। इतना तो हम सबको पता है। अब लीस्ट मोबाइल का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे देखते हैं हम लीस्ट मोबाइल आयन निकालना। इसके लिए आप ऐसे समझिए, जैसे कोई कैटायन है, वो साइज वाइज जितना छोटा कैटायन है, जब हम उस कैटायन को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो वाटर के मॉलिक्यूल को जोड़ करके अपनी साइज उतनी ही ज़्यादा बड़ी कर लेता है। और ऐसी जब बड़ी साइज हो जाएगी उसकी, या हम कह सकते हैं कि उसकी जो हाइड्रेशन रेडियस हो जाएगी, अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो उसका चलना मुश्किल हो जाएगा, है ना। और चलना मुश्किल हो जाएगा तो वो लीस्ट मोबाइल आयन कहलाएगा।
यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, है ना। जैसे मैं आपसे पूछूं चलो फर्स्ट ग्रुप में बताओ सबसे छोटा कैटायन कौन सा है, तो आप बोलोगे Li+1। तो Li+1 को जो हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, हाइड्रेशन कराएंगे उसका, तो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल ऐड करके उसकी साइज सबसे बड़ी हो जाएगी, तो उसकी मोबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। इस तरह से हमें याद रखना है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बस यही सिंपल सा फंडा जो मैंने आपको बताया, यही हमें यहाँ पर लगाना है। तो लिथियम और सोडियम में आपको जब पता है कि जैसे हम ग्रुप में डाउन टू ग्रुप बढ़ते हैं वैसे वैसे साइज बढ़ती जाती है ना। तो यहाँ पर साइज किसकी ज़्यादा होगी, सोडियम की साइज ज़्यादा होगी। यहाँ पर मैग्नीशियम की साइज बड़ी होगी। और आपको पता है फर्स्ट डे और सेकेंड डे ग्रुप में अगर हम चलेंगे तो लेफ्ट से राइट यानी कि एक पीरियड में मूव करने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है, इस वजह से साइज छोटी होती जाती है। तो लिथियम और बेरिलियम में लिथियम की साइज बड़ी हो जाएगी और सोडियम और मैग्नीशियम में सोडियम की साइज बड़ी हो जाएगी। अब आप खुद देख सकते हो कि बेरिलियम इसमें सबसे स्मॉलेस्ट आयन है, और बेरिलियम जब स्मॉलेस्ट आयन है तो जब इसे हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये वाटर के साथ जब ऐड होगा, वाटर के साथ इसका हाइड्रेशन होगा या वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रेशन होगा, तो ये मैक्सिमम एनर्जी रिलीज करेगा। इसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, साथ में ये बहुत सारे वाटर को मॉलिक्यूल को जोड़ करके अपनी साइज बहुत बढ़ा लेगा, तो इसका चलना मुश्किल हो जाएगा, तो इसकी मोबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। तो लीस्ट मोबाइल आयन में क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर बेरिलियम इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ओके, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन P4O10। चलो ठीक है, देखते हैं। इसके लिए हमें स्ट्रक्चर याद रखना ज़रूरी है P4O10 की, है ना। तो स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारे पास फास्फोरस है, ये फास्फोरस है, फास्फोरस है, फास्फोरस है ना। और हमें यहाँ पर 10 ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड करने हैं। तो एक ऑक्सीजन तो ये हो गया, एक ऑक्सीजन ये हो गया, यहाँ पर एक ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पर एक ऑक्सीजन हो गया, है ना। एक ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में हो गया, एक ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में हो गया। टोटल हमने यहाँ पर 6 ऑक्सीजन ड्रॉ कर दिए हैं। फास्फोरस 15 ग्रुप का है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होंगे। हर फास्फोरस 3-3 इलेक्ट्रॉन इंगेज कर चुका है, यानी कि हर फास्फोरस के पास एक एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का बचा हुआ है। तो यहाँ पर हम एक एक लोन पेयर जो बचे हुए हैं हर फास्फोरस के पास, इसे हम डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन से कनेक्ट करा देंगे, है ना। हर जगह हम डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन से कनेक्ट करा देंगे। ये हमने कनेक्ट करा दिया। अब आप आसानी से देखो बेटा, इसमें हमें सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं। पहले उनके नंबर हम काउंट करेंगे, फिर उनका हम रेशियो निकालेंगे। हमें पता है दुनिया के सारे सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होते हैं। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर एक सिग्मा हो जाएगा, एक पाई बॉन्ड हो जाएगा। हर जगह यहाँ पर एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई। तो टोटल बीच में कहीं डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो पाई बॉन्ड तो आना नहीं है। तो टोटल पाई बॉन्ड के नंबर आ गए 4। अब सिग्मा बॉन्ड के नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से आप देखते सकते हैं सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये सब सिग्मा बॉन्ड है बेटा, है ना। ये सब के सब सिग्मा बॉन्ड है, जितने भी आप देख रहे हो सारे सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है। आइए हम कैलकुलेट कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, है ना। तो सिग्मा बॉन्ड के नंबर आ गए 16 और पाई बॉन्ड के नंबर आ गए 4, और हमें निकालना है रेशियो। तो हम इसको सिंपली ऐसे डिवाइड कर देंगे और आंसर कितना आ जाएगा 4। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 4। सही था, आसान था क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इन अ Ab4L2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ पर कुछ गिवन है। Ab4L2 का मतलब ये होता है बेटा, A यहाँ पर कोई सेंट्रल एलिमेंट है, B फॉर बॉन्ड पेयर, L फॉर लोन पेयर, है ना। यही सिंपल सा मतलब होता है। कहने का मतलब एक ऐसा एलिमेंट जो 4 बॉन्ड बनाता है और अपने पास 2 लोन पेयर रखता है। तो अगर हम यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन निकालने जा रहे हैं तो हम n की वैल्यू निकालते हैं, जहाँ पर n का मतलब होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड या नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। और यहाँ पर बॉन्ड पेयर 4 है और लोन पेयर 2 है, तो टोटल कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और 6 आने की वजह से हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। sp3d2 के साथ जब 2 लोन पेयर होता है, क्लास में भी मैंने आप सबको समझाया था इसके बारे में, तो इसकी शेप क्या निकल के आती है, वो आती है स्क्वायर प्लेनर, है ना। शेप क्या आएगी इसकी, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। और ये कंपाउंड कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। यहाँ पर अपन ने बी 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 और ऐसा करके बना सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये बन गया स्क्वायर, ठीक है। और एक लोन पेयर यहाँ पर होगा इसके, और एक लोन पेयर नीचे की तरफ से यहाँ पर होगा। इस तरह से ये शेप हमारा बनके तैयार हो गया। अब ये जो कंपाउंड है बेटा, अगर मैं इसकी पोलैरिटी चेक करना चाहूँ तो मैं ये देखूंगा कि यहाँ पर ये और ये भी
दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर बनाएंगे, सेम इसके लिए भी यही होगा। और स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर की जो डायपोल मोमेंट होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डायपोल मोमेंट इसका जब 0 हो जाएगा तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। तो ये कंपाउंड नॉन पोलर है। चूंकि स्क्वायर प्लेनर है, एक ही प्लेन में सारे मॉलिक्यूल हैं, तो यहां पर जो लिखा है पहला पॉइंट, ऑल एटम्स विल बी इन द सेम प्लेन। और ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक पॉइंट हो गया। प्लेटिनम के साथ 4 क्लोरीन है ना, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। क्लोरीन प्लेटिनम के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड की तरह काम करती है, इस वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, DsP2। और DsP2 होने की वजह से इसका भी शेप क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। तो ये भी स्क्वायर प्लेनर और ये भी स्क्वायर प्लेनर, दोनों की शेप सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, तो ये आइसो स्ट्रक्चरल कहलाएगा। इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द H2O2 मॉलिक्यूल। H2O2 मॉलिक्यूल बेटा नीट का एक फेवरेट क्वेश्चन है, फेवरेट टॉपिक रहा है। किसी न किसी माध्यम से H2O2 के बारे में क्वेश्चन पूछने की कोशिश होती रहती है। अब इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, इसमें जो एंगल के बारे में बात करते हैं हम लोग, डाइहेड्रल एंगल, वो कितनी होती है, इसका ब्लीचिंग एक्शन क्यों होता है, कैसे होता है, उसके बारे में, परमानेंट होता है, टेम्परेरी होता है, ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग, ड्यू टू रिड्यूसिंग, क्या होता है, इसके ऑक्सीडाइजिंग नेचर के बारे में क्वेश्चन, ये बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आइए थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं। H2O2 की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो H2O2 का स्ट्रक्चर बेटा इसमें बनता है ऐसे। ये एक हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होती है। हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ, जैसे अपने पास ये इस तरह से हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर हो गई। आप इसको ऐसे समझें, यहां पर एक ऑक्सीजन है, यहां पर ऑक्सीजन है, और यहां पर हाइड्रोजन है, और यहां पर हाइड्रोजन है ना। तो ये इस तरह से इसका प्रोजेक्शन हो गया, क्लियर हो गया, हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। अच्छा, जब हम इस स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो आप इजीली देख पा रहे होंगे कि ये स्ट्रक्चर एक प्लेन में तो नहीं है ना, ये तो आउट ऑफ द प्लेन जा रहा है, प्लेन के बाहर जा रहा है। तो नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है ये। प्लेनर स्ट्रक्चर होती तो एक प्लेन में होती, XY प्लेन में, दैट्स इट, है ना। ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर हुई। साथ में ये स्ट्रक्चर कैसी है, एक पोलर स्ट्रक्चर है। तो ये यहां पर जो नॉन पोलर लिखा है ये गलत हो गया। ये कैसी स्ट्रक्चर है बेटा, पोलर स्ट्रक्चर है। और नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, ये पॉइंट बिल्कुल सही लिखा हुआ है ना। दूसरा पॉइंट लिखा है ये फंक्शन एज अ ब्लीचिंग एजेंट। लोगों ने आप देखा होगा हेयर ड्राई वगैरह करवाते हैं, तो ये जो डाई वगैरह करवाते हैं इन सब में क्या होता है, एज अ ब्लीचिंग एजेंट H2O2 का ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये ब्लीचिंग एजेंट भी होता है। अच्छा, इसका जो ब्लीचिंग एक्शन होता है वो ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है, इस वजह से परमानेंट ब्लीचिंग में आता है। साथ में इसको हम यूज करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह इस्तेमाल हो सकता है। और इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट यह है कि ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें उसका सेंट्रल एलिमेंट अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है वो हमेशा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और अगर किसी भी कंपाउंड में उसका जो सेंट्रल एलिमेंट होता है अपने लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो हमेशा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। बट अगर किसी कंपाउंड में उसका सेंट्रल एलिमेंट ना तो मैक्सिमम हो ना तो मिनिमम हो, यानी कि इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, तो वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट भी हो सकता है। चूंकि H2O2 की बात करें तो हम देख सकते हैं कि H2O2 में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है वो -1 आती है, यानी कि -1 आने का मतलब ना मैक्सिमम है ना मिनिमम है। तो इस तरह से ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम कर सकता है। साथ में इसका यूज ग्रीन इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हो रहा है। अभी हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में आप लोगों ने बड़ा सुना होगा, हाइड्रोजन सेल के बारे में सुना होगा, रॉकेट फ्यूल के बारे में सुना होगा, बहुत सारी, ये बहुत टॉपिक, रिसर्च का टॉपिक है। और आजकल फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाने के बारे में तो हर कोई कंट्री काम कर ही रही है ना। तो इसमें ग्रीन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में इसका यूज करते हैं। अगर हम H2O2 से कोई सेल बनाने में कामयाब होते हैं, जो कि हो भी चुके हैं और आगे भी इस पे काम चल रहा है, तो यहाँ से पोल्यूशन के नाम पे कुछ भी नहीं निकलने वाला है। कहने का मतलब ग्रीन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हम लोग H2O2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन है, कंपाउंड्स हैविंग मोर देन 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ऐसा कोई कंपाउंड बताना है जिसमें 2 से ज्यादा बॉन्ड होते हो, 2 नहीं 2 से ज्यादा, है ना। जैसे पहला क्वेश्चन है ना। पहले जब मैं इस क्वेश्चन को बना रहा था, फ्रेम कर रहा था, तो मैंने इसको पहले ऑप्शन को लिखा था NH4Cl। अगर मैं NH4Cl लिख देता तो NH4+ और Cl- में आयनिक बॉन्ड भी होता, हालांकि अभी नहीं है। और NH4+ की अगर हम बात करें बेटा, तो NH4+ कैसे बना होगा, हम लेते हैं अमोनिया। अमोनिया हमारे पास ये हो गई, है ना, ये अमोनिया बन गया, और यहां पर हमने एक H+ लगा दिया। अब अमोनिया के पास एक लोन पेयर है, ये लोन पेयर अपना H+ को ये थ्रू या बाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रोवाइड करेगा इसको। अब इस तरह से आप देख सकते हैं पूरे NH4+ में
दो तरह के बॉन्ड पाए गए। यहां पर ये कोवेलेंट बॉन्ड है और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो दो ही तरह के बॉन्ड है इसमें, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट, है ना। तो यहां पर हमने लिख दिया यहां पर कि कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट, दो टाइप के बॉन्ड हो गए। Ki3 की बात कर लें तो Ki3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट के अगर एस्पेक्ट से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्रेक हो जाएगा K+ में और I3- में। इसका मतलब ये आयंस बन रहे हैं तो आयनिक बॉन्ड तो हो गया, एक बॉन्ड तो कंफर्म हो गया, कौन सा, आयनिक बॉन्ड हो गया, है ना। अब I3- की बात करें तो हम लोग जब I3 का स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये, है ना, तो ये बन गया इनका I3- का स्ट्रक्चर, जहां पर 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर है तो 3 to 5 यानी कि sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, और साथ में 3 लोन पेयर है, इस वजह से इसकी शेप कैसी हो जाएगी, लीनियर, है ना। ये भी एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने देखा होगा तो I3- का, ठीक है बेटा। तो ये हो गया। इस वाले कंपाउंड की बात करें तो यहां पर अमोनिया में कोवेलेंट बॉन्ड पाया जा रहा है, BF3 में कोवेलेंट बॉन्ड पाया जा रहा है और दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जा रहा है। इस तरह से दो ही बॉन्ड इसमें भी प्रेजेंट है, और यहां पर आयनिक एंड कोवेलेंट, ठीक है, यहां पर कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट। जबकि इस कंपाउंड के बारे में बात करें, ये एनसीईआरटी में प्रॉपर हाइड्रोजन एंड इस कंपाउंड वाले चैप्टर में ये उन्होंने एक्सरसाइज के फॉर्म में सॉल्व करके दिया है, तो ये एग्जांपल वैसे भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मैं CuSO4.5H2 की बात करूं बेटा, तो ये कैसे एग्जिस्ट करता है वो हमारे लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये होता है CuH2O4.SO4.H2O। ये इस तरह से कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, ध्यान से देख लें सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर देखो, ये जो 4 वाटर मॉलिक्यूल है, यहां पर ये कॉपर के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। कौन से बॉन्ड के थ्रू, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। इसके और इसके बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है ना, यहां पर आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है। SO4 के मॉलिक्यूल में खुद में सल्फर और ऑक्सीजन में कैसा बॉन्ड प्रेजेंट है, कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। और ये जो बाहर वाटर का मॉलिक्यूल है, ये कैसे इससे जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड से, है ना बेटा, कितने, हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 4th हो जाएगा, है ना। इस तरह से ये क्वेश्चंस हो गए। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस करने के लिए या समझने के लिए हमारी जो डार्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज हमारी जो ऑल इंडिया लेवल पे हो रही है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे जो आपको अपनी स्टडी को नए तरीके से समझने, सीखने पर आपको फिर से विचार करने के लिए मजबूर करेंगे, और बहुत कॉन्सेप्ट वाइज आप बहुत इंप्रूव करेंगे, है ना। तो अभी इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में बाकी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू।